तो देखिए ऐसा है, अभी हमने जितने भी लोगों से बातें की, स्टाफ से, डॉक्टर जो आपके काउंसलर थे उनसे बात की, बिल्कुल। सारी चीजें हो गई। लेकिन अब वो समय आ चुका था कि हमें मूल के पास लौटना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातों में कहते हैं ना कि जीवन में आपका मूल एक होना चाहिए, आपका मौलिक स्वभाव होना चाहिए। शरीर का मूल जैसे नाभि होता है, जीवन का मूल स्वभाव होता है उसका काम। अब यहाँ पर आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिनके शरीर की उम्र जो है वो लगभग 34 साल के आसपास है, और इस एज में एक आदमी नशा मुक्ति केंद्र चला रहा है पिछले कुछ सालों से। और उसके पहले वो मेडिकल लाइन में थे, वो क्या कर रहे थे, समाज के लिए कैसे करना सोचा, लाइफ में क्या हुआ, उसके बारे में आगे पूरी दास्तान आपको बताएंगे बिल्कुल। साहिल पटेल जी। साहिल जी जी नमस्कार फिर सर। से, है ना। अब यहाँ थैंक से यू। आपकी बात होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। अभी तक जो आप समाज की बात कर रहे थे उसकी भी, जी। अपने बारे में बताइए, आपने क्या सोचा कि क्यों ये शुरू करना चाहिए। मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी कॉलेज के बाद से, तो मैं उस समय मेडिको लाइन में ही था, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि दवाइयाँ वितरण का काम करते, उस चीजों में था। धीरे धीरे फिर मैंने कुछ डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट्स हुआ। तो मेरी जो स्टार्टिंग की थी वो मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के साथ मैंने करियर की अपनी शुरुआत करी। उनके साथ उनकी पीआर, उनके सेल्स के लिए, उनके मेडिसिन डिस्पेंसिंग के लिए, पैथोलॉजीज के लिए, ये सब के लिए शुरुआत करी। वहां से मैंने एक मेंटल पेशेंट्स के बारे में जानना सीखा। बच्चे उनसे हुआ कि कैसे उनको प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या परेशानी होती है, उनका रूट कॉज क्या रहता है, उसके बारे में जानना शुरुआत करा। बट बोलते हैं ना कि इतनी जल्दी आपको कुछ सफलताएं चीजें नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, लाइफ में घिसना पड़ता। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, घिसी। पर्सनल लाइफ की बात करूं, जैसे आपने बोला कि कुछ डिस्टरबेंस हर किसी की लाइफ में होते हैं, तो कुछ डिस्टरबेंस बने लाइफ में। कुछ चीजें खुद के परिवार में भी ऐसी हुई, जिस हिसाब से मेरा परिवार बिखरा कुछ समय के लिए। एडिक्शन में कुछ लोग गए मेरे परिवार के, और मैंने वहां से देखा कि पूरा परिवार बिखर रहे, एक एडिक्शन से चीजों में। वहां से हमने शुरुआत करी कि हम कैसे कैसे अपने परिवार को और एक समाज को भी कैसे सुधारकार बन सकते हैं। तो मैं और मेरे पार्टनर राहुल जी, हमने इस चीज में कदम उठाए और निवारण नशा मुक्ति की शुरुआत करी। और पिछले 5-6 साल से हम ये चीज रन कर रहे हैं। 6 साल। 6 साल से हम ये तो 6 साल से आप उनके राहुल जी के साथ ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 तो निवारण। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, परिवार कैसा था, आप आ, कहाँ रहते थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसे थी कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, बैंक की नौकरी करते थे, और मेरे बड़े भाई साहब भी दवाइयों का वितरण करते थे, मेडिकल लाइन में ही थे। मेरी बहन जो कि मैरिड है, हम तीनों लोग थे, तो और अभी है। और वहां से मेरा ये था कि मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है आगे, क्योंकि एक इंसान देखता है ना कि परिवार में, क्योंकि मेरे पिताजी तो जॉब में थे, मेरा इंटरेस्ट नहीं था जॉब में, मेरे को कुछ करना था समाज के लिए, मेडिकल लाइन से रिलेटेड ही करना था। मैंने, मेरे भाई का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे इस लाइन में आगे बढ़ाया, कॉन्टेक्ट करवाए, डॉक्टरों से मिलवाया, मैंने अपनी स्किल सुधारी। तो वहां से फिर हमने दवाइयों का वितरण चालू करा। और फिर मैं जो जो कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर के साथ एक एसोसिएट था साइकेट्रिस्ट के साथ, वहां से ही मैंने मतलब मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए चीजें देखी कि वहां पे हम कैसे उनके लिए एक ऊर्जावान स्थिति लेके आ सकते हैं, कैसे उनको साइकोलॉजिकली, मेंटली मेडिसिन के रूप में हेल्प कर सकते हैं। उस बीच में मैं बहुत सारे कैंप्स करता रहा, गांव में, बहुत सारे रूरल एरियाज में डॉक्टरों के साथ कैंप्स करता रहा। रूट कॉजेज जो कि ग्राउंड लेवल पे हम जा जाके उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं ऐसे ऐसे एरियाज में जहाँ पे रोड्स वगैरह भी नहीं है, बिजली तक भी नहीं थी उस समय, वहां पे हम जाते थे। सर आप थ्रू आउट द 100 to 100 किलोमीटर की रेडियस में आप बोले, बिल्कुल जबलपुर, मतलब जबलपुर के आसपास शहपुरा, तेंदुखेड़ा, दमोह एरियाज में, जो कि बहुत बैकवर्ड एरियाज है, मंडला जो कि बहुत बैकवर्ड एरियाज, आदिवासी एरिया है, वहां पे हम जाके सैनिटरी पैड्स वगैरह महिलाओं को देते थे, मेडिसिन प्रोवाइड्स करते थे, वहां पे पैथोलॉजीज के कैंप्स करते थे। एक बेसिक जो लोगों के पास होनी चाहिए मेडिको की नीड्स, वो हम वहां पे प्रोवाइड करते थे। तो मेरे साथ बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, और अभी भी मेरे साथ जो टीम, हम भी अभी भी कैंप्स करते हैं, निशुल्क आई वितरण कैंप करते हैं, जिसमें आई ड्रॉप्स वगैरह बांटते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वृद्ध जो लोग रहते, 60 years प्लस रहते हैं, उनके ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं हम, मोतियाबिंद ऑपरेशन। तो वो सब चीजें अभी भी हमारे कार्यक्रम एनजीओ के थ्रू चलते रहते हैं।
तो लेकिन जो आपका बैकग्राउंड था या परिवार था, या तो आपको नौकरी करना था, बिल्कुल, या तो बिल्कुल। भैया जैसे आप एक दवाई की बिल्कुल, दुकान डाल देते, या बिल्कुल, कुछ मतलब बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, पैसा बिल्कुल, कमा सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सेवा करना मतलब ऐसा कुछ हुआ लाइफ में क्या था कि इसको चुना आपने कि यार अब ये करना है? मेरे और पा देखने में भी आप ऐसे लगते हैं कि फिजिकली आप काफी मेहनत करते हैं या लोहा उठाते हैं, जिम जाते हैं टाइप का। सर मैं बताऊं कि मेरे पापा तो बैंक में थे, वो अपनी सरकारी नौकरी के जो 50 इयर्स के बाद थे, तो उनने मुझे बोलते रहे कि आप एक बार कंपटीशन की तैयारी करो, आप कर सकते हो, आप एजुकेटेड हो, आप अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हो, आप करो। पर भैया का ऐसा था कि मेरे भैया का एक स्वभाव था, जो मेरे नाना जी का स्वभाव था। मेरे नाना जी तेंदुपत्ता जिले से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, नरसिंहपुर जिले के। उनका स्वभाव ऐसा था कि उनको गांव में सब एक बोलते थे कि ये व्यक्ति के पास अगर जबलपुर में कोई जाता है तो वो उनका इलाज हो जाता है, क्योंकि सुविधाएं जबलपुर में ही हुआ करती थी पहले के समय में। बेसिक सुविधाएं आसपास के जिलों में नहीं हो पाते थे। जो भी वहाँ का इंसान था, रूरल एरिया किसान इंसान, यहीं पे आते थे, यहीं पे इलाज कराते थे। तो मेरे नाना जी के पास जब भी कोई यहाँ पे आते थे, तो वो हमारे घर से खाना बन के जाता था, हमारे हम उनको मेडिकल फैसिलिटी देते थे। तो हम देखते थे कि लोग कितने परेशान होके आ रहे हैं, और वो हमसे एक आशा कर निकाल रहे, होप लेके आ रहे हैं, तो हमें उनकी समाधान करना चाहिए। और जब वो एक थैंक्स, हम उनसे कुछ फीस नहीं लेते थे या कुछ चीजें उनको फेवर में नहीं लेते, हमें बस वो एक थैंक्स जो एक स्माइलिंग फेस से देते थे, वो हमें एक मन में तसल्ली देता था। तो मेरे भैया का अभी भी स्वभाव ऐसा कि गांव से अगर कोई भी आता तो वो अपना काम एक तरफ और इनकी सेवा, गांव वालों की सेवा एक तरफ, तो वो भी करते। तो एक सेवा का भाव मेरे को वहां से उत्पन्न हुआ। प्लस मैंने बताया था कि मेरे परिवार में ऐसी एक स्थिति पैदा हो गई थी, जो कि एक हमारे चाचा बहुत ज्यादा अल्कोहल से एडिक्टेड थे, उनका परिवार पूरा बिखर गया था। तो फिर मैंने देखा कि मेरे परिवार में ही ऐसी अगर स्थिति बन रही है, एक परिवार पूरा बिखर रहा है सिर्फ एक कुछ नशे के कारण, तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको मैं उजड़ने से बचा सकता हूँ। तो मेरे को वहीं से एक आया कि एक नशा मुक्ति की शुरुआत करना चाहिए, और जो कि समाज में एक मैसेज डाले कि कितना बड़ा एक बीमारी है। नशा एक बीमारी है जो कि सुधारा जा सकता है, सुधार कर सकता है। उस रूप में, उस दिशा में हमने काम फिर स्टार्ट करा। कुछ कहानियां आपके पास होंगी, कुछ कहानियां शेयर कर सकते हैं जो इन सालों में आपने फेस किया हो, कुछ सर ऐसे लोग आए हों जिनसे सर मतलब समाज तक मैसेज जाए। सर कहानियां तो सर ऐसी बहुत सारी हैं, कुछ रोचक कहानी, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसी है कि जो लोगों को विचलित कर सकती है। एक नशा में इंसान कितना एडिक्शन रहता है कि कुछ सही और गलत में नहीं चीजें कर सकता है। एक कहानी एक है सर कि जो कि एडिक्शन वाले पेशेंट रहते हैं, 99% लोगों को हमें रेस्क्यू करने जाना पड़ता, मतलब उनको लेने जाना पड़ता, खुद से इंसान नहीं आता है कि हमने बोला कि नशा छोड़ना है तो आप चले आइए, तो वो छोड़ ही नहीं पा रहा, तो वो जाएगा कैसे? तो हम जब लेने जाते हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमें फोर्सफुली लेना पड़ता। तो ऐसी एक आधारताल एरिया जबलपुर में है, वहां पे हम किसी पेशेंट को लेने गए थे, वो स्मैक से ग्रस्त था। वो पेशेंट को जब हम घर से बाहर लेके आए, तो जो मीटर होता है घर के बाहर जो लगा रहता है, हम लोग 3 लोग थे। जब पेशेंट को जब लेके आ रहे थे, तो उसने सडनली अपने मीटर का तार खींच लिया था और उसको उसने टच कर लिया था, और वो हम लोग उसको पकड़े हुए थे। तो वो ये बोल रहा था कि आप अगर आप मुझे, मतलब आप छोड़ोगे नहीं तो मैं इसको और करंट पकड़ लूंगा, जिसमें मैं तो जाऊंगा ही, मुझे करंट लगेगा, साथ में आपको भी करंट लगेगा। तो वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय हम लोग बहुत डर गए थे, उस समय बहुत हमारा नया नया था, पिछले 2-3 साल पुरानी बात है ये। तो ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है। और फिर जब वो आए, जब उनने हमें बोला कि सर मुझे पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती कि मैं स्मैक बेचता भी हूँ, प्लस कंज्यूम भी करता हूँ। बेचने वाले को तो पुलिस और प्रशासन पकड़ लेगी, बट कंज्यूम करने वाले को ऐसा कोई प्रावधान बना नहीं है, चीजें नहीं बना, तो वो इसलिए जब पुलिस पकड़ने आती तो एज अ कंज्यूमर की तरह एक्ट करता है कि मैं ये ले रहा हूँ, ना कि मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ, ना कि तो बेच जो रहा लोग हूँ। बेचते हैं वो लेते भी हैं, समाज के सामने ये शो करते हैं कि बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई आप एक दो भाइयों के बारे में कुछ बता रहे हाँ थे। जी, ये 2 भाई जो मेरे यहाँ हैं, ये गढ़ा में रहने वाले हैं। ये अच्छे परिवार से, परिवेश से पढ़े लिखे थे। इनके पिताजी परिवहन डिपार्टमेंट में थे, और इनकी माताजी, इनके पिताजी का कुछ समय पहले निधन हो गया था। तो माताजी विधवा की जो भी पेंशन थोड़ी मिलती है, कुछ जिसमें वो गुजारा ही बस कर सकती है अपना, वो होती है। और 2 भाई थे, तो उनकी माताजी ने उनको ऑटो वगैरह दिलवाया, काम में लगाया, बट ये नशे में इतने थे मुनक्के, बट
एक मुनक्का बट्टी जो आता, तरंग आता, वो सेवन करते थे, और शराब भी। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि शराब पी के और तरंग खा के वो ऑटो वगैरह चलाते थे। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि कैसी स्थिति बनती है, ऑटो वाले भिड़ना या किसी की मृत्यु करना, वो ऐसी स्थिति बनती है। चीजें ये हुई थी कि ये नशे में इतने सराबूर हो गए थे कि इनने अपना पूरा ऑटो बेच दिया था, अपनी जो रोजी रोटी की जो कमाई थी, जिससे जिससे वो कमाते थे, वो उनने बेच दिया था। पूरा सामान, पूरे माँ बाप के गहने, जो भी चीजें थी, हर बेच के सिर्फ वो एक पदार्थ के लिए, वो एक चीजें सेवन करने के लिए। इनकी जब माता जी का मेरे पास कॉल आया था, तो बहुत रोते रोते आया था कि बेटा आप इनको लेके चले आइए, बट मुझे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको एक पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे मैं सिर्फ इतना गुजारा करती हूँ कि मेरा एक सिलेंडर आ जाए और खाने पीने की 2-5 हज़ार रुपए का बस गुजार, मैं आपको फीस देने के लिए। मैंने ना माता जी आप कुछ मत दीजिए, ये बच्चे मेरे भाई हैं और मैं इनको सुधारूंगा। माता जी ने फिर मैं रोते रोते बताया कि मैंने कहा आंटी आप एक मौका दीजिए, आप इनको थोड़ा सा और समझाइए, या मुझे बताइए, मैं आके इनको समझाता हूँ। तो उन्होंने रोते मुझे ये बोला कि बेटा मुझे नहीं रखना है इनको, क्योंकि ये नशा इतना हावी हो गया कि ये बच्चे मेरे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि माता कौन है और दूसरी लेडी क्या है। मतलब आप समझिए कि उनकी नजर में माता का कुछ वो चीजें रह नहीं, मतलब वो एक टच भी, मतलब माँ भी इनसिक्योर थी अपनी इनसिक्योर औलाद से। इनसिक्योर मतलब वो सोने के, जैसे माँ अगर सो रही है बेटों के साथ, तो टच करना या गलत जगह टच करना, वो माँ के साथ वैसी स्थिति बना रहे थे। तो माँ माँ के लिए इतना शर्मनाक बात और क्या होगी, आप बताइए। तो वो नशे के कारण ही था जिसने उनको वैसा हैवान बना दिया, इतना हैवान बना दिया। और मेरे ख्याल से यही लोग जो आप सोचते समझते, मतलब टीवियों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि रेप के केसेस आते हैं और सेक्सुअल अब्यूज के जो समाज में आते हैं, यही लोग जो रहते हैं, वही फिर ऐसी स्थिति में आते हैं। ये ये बहुत सुनने हैवानियत है। में जब इतना डरावना है तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ कहने लायक ही नहीं है, बिल्कुल इतना बिल्कुल बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए पहले, ये डॉक्टर जो थे जब मिले थे एमबीबीएस कर चुके, और मुझे बड़ा दुख लगा ये देख करके भी कि यार एक डॉक्टर भी यहाँ पर है, तो हम्म हैबिट्स जो होती है, मुझे लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र का नाम जो है वो आदत मुक्ति केंद्र भी हो सकता है ना। मुझे ये भी लगता है कि, और आप सहमति असहमति हाँ जताइएगा हाँ मेरी हाँ बात से, हाँ। मुझे ये भी लगता है कि जो आजकल हम उपवास रहते हैं, कि सोमवार रह रहा है, कोई गुरुवार रह रहा है, कोई मंगलवार रह रहा है, कोई शिवरात्रि रह रहा है, कोई किसी और ओकेशन में रह रहा है ना, अपने जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो रोजे कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हमें उपवास क्या आजकल डिवाइसों से भी करना चाहिए, जिसे हम वर्चुअल उपवास कहते हैं, कि हम भाई गुरुवार को मोबाइल नहीं चलाएंगे, या हम शुक्रवार के दिन भाई नेट यूज नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हम इस समाज में हैं कि हमें समाज के साथ चलना है और हम हमेशा दौड़ना चाहते हैं उनके साथ, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या इसका नाम आदत मुक्ति केंद्र हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है। आदत सर देखिए, नशा को मैं किसी एक चीज में डिफाइन नहीं करूंगा कि नशे से शराब का है या गांजे का है या किसी पदार्थ का है। ये पदार्थ है। नशा एक है वो चीज जिसकी आपको आदत लगती है, बिल्कुल सही आपने बोला। नशा ऐसी चीज है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आजकल मोबाइल एडिक्शंस आते हैं। बच्चे आते हैं जो कि पबजी जो गेम्स हैं उसके एडिक्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा एडिक्ट। एक किस्सा मैं बता रहा हूँ, एक बच्चा था हमारे पास, एक बहुत अच्छे रिनॉल्ड स्कूल में थे, जबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे वो। 11th 12th में वो जब हमारे पास उनका जब आया, जो चीजें हुई एडिक्शन में, जब मोबाइल एडिक्शन में, तो जब हम उनको लेके आए यहाँ पे, तो वो किसी का नाम जिनको भी पुकारना, जैसे आपका नाम पुकारना, सिद्धार्थ पुकारना, तो वो आपका नाम जॉन या माइकल करके पुकारा था, क्योंकि वो पबजी में पर्टिकुलरली वो नेम उनने डाल दिए थे, तो जॉन या माइकल नाम डाल दिया, बोलते इनका क्या नाम है? बोलते जॉन। तो वो इतना एडिक्ट हो गया था, और ये रियल स्टोरी है, ये मेरे यहाँ एडिक्ट मतलब एडमिट रहे। कितने साल की बात ये 18 ईयर्स प्लस थे ये, और है? अच्छा। पिछले 6 महीने ये एडमिट रहे। तो इनकी काउंसलिंग चीजें बहुत समय तक चलती रही। तो मैं बता रहा हूँ, एक मोबाइल एडिक्शन वाला भी इंसान हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो ये एडिक्शन है, तो ये आदत ऐसी कि आदत हमें किसी चीज की डालनी नहीं है, एक फन एक मौज की तरह वो चीजें लेनी है। और जब फन और मौज जब हो जाए तो उसको वो चीजें छोड़नी है और एक बैक टू नॉर्मल चीजें करनी है। ग्राफ जो आपने बताया था ना, सेम कभी नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो आपके पास छोड़ने के मतलब करने के बहुत सारे रीजंस हैं, और छोड़ने का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए। वो रीजन वो मोटिव और मोटिवेशन,
ये नशा मुक्ति वालों का ही काम रहता है, हमारे एडिक्शन सेंटर का ही काम रहता है कि उनको हमें प्रोवाइड करना है, उनको हमें देना है। कि जैसे एमबीबीएस वाले जो आपने जी, बताया कि जी, जैसे आपने बताया कि अभी एमडी की तैयारी कर जी, रहे हैं, जी, लेकिन जी। एक एमबीबीएस आदमी भी आपके नशा मुक्ति केंद्र में है जो एमडी की तैयारी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी एमडी की पढ़ाई भी उसे इस कंडीशन में लाने की जिम्मेदार है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। बार बार ट्राई कर रहा है, उसे मेंटल इशू है, लेकिन लोग और समाज और उसका घर और वो खुद शायद ये बात नहीं समझ रहा है कि वो अब उस चीज के लिए नहीं बना है। एमबीबीएस कर लिया, मेरे ख्याल से ये सोसाइटी प्रेशर है, राइट। इसको अपन बोलेंगे सोसाइटी प्रेशर, क्योंकि वो उसने एक एमबीबीएस कर लिया, नाउ ही हैव टू बी ऑन एमडी, क्योंकि एमबीबीएस में आजकल बहुत सारी चीजें नहीं है जो एमडी में है, एमडी में और ज्यादा स्कोप है। तो इनसे ही हम जब बात करते तो वो खुद ही बोलते हैं कि सर एमबीबीएस करके इतना पैकेज नहीं है जितना एमडी में, एमडी में मुझे और अच्छा पैकेज मिलेगा। तो अब उससे शायद हो नहीं रहा, या उसकी एज निकल रही है, या वो एबिलिटी वो कैपेबिलिटी उसमें अब नहीं रही, वो दिमाग का सोचने का तरीका नहीं रहा, तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सोसाइटी उसको प्रेशर डाल रही है, उसके घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशर डाले, जिसके कारण वो मेंटल प्रेशर में, मेंटल चीजों में घर वालों को मानना पड़ेगा, चीजों को मानना पड़ेगा कि वो इतनी चीजें ही कर पाएगा, तो जिसके कारण वो यहाँ पे आया है। तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफों की वजह, लोगों का प्रेशर, प्रेशर। और जब आप दूसरे की रेस में शामिल होते हो तब की तकलीफ। बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपनी रेस में रहो, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। आप को, अगर आप पिछली कल जैसे आपने बताया कि आप हाँ, 5-10 किलोमीटर दौड़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप कल 8 दौड़े थे तो आज कोशिश करो 10 दौड़ो, लेकिन अपना कंपटीशन खुद को बनाओ। खुद को बनाओ, मैं ये नहीं देखना चाहता कि यार मुझसे एक बाजू वाला जो इंसान है वो शायद 15 किलोमीटर दौड़ रहा है, वो एबिलिटी उसकी बहुत लंबे समय, मैंने शायद 1 महीने पहले से दौड़ना चालू करा, वो शायद 1 साल से दौड़ रहा है, जब जाके उसमें इतना स्टेमिना बिल्डअप हुआ है। ये चीज हमें माननी पड़ेगी। ऐसे ही जब हम अपने आप को फेस करते हैं, जैसे आजकल एक इन्फ्लुएंसर जो हाँ, एक सोशल मीडिया में जो कंपटीशन चल रहा है कि इंसान कुछ भी डालता है या कुछ भी वीडियो चालू करता है तो वो सिर्फ लाइक्स और फॉलो का गेम बना लेता है उसको, कि यार मेरे में इतने लाइक्स है, इतने में फॉलो है। दिस इज नॉट अ लाइक्स और फॉलो का गेम। आप अपनी स्टोरी, आप अपनी चीजें कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाला अगर समझ सकता तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो दैट्स ओके, आप अपनी ठीक है। बात सामने रख पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में कभी मत पड़िए, मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, मैंने भी लाइफ में कुछ ना कुछ देखा ही है इतनी उम्र में। बिल्कुल। कंपटीशन में कभी मत पड़िए। बात को एंड की तरफ ले जाएंगे। आप मुझे अब अपना उदाहरण देके अपने जीवन के जो मूल तत्व है, जो आपका मूल अनुभव है, वो बताइए। इसके बाद हम बात को एंड भी करेंगे। लेकिन आप ना, जो मैं पिछले 5-6 घंटे से आपके साथ हूँ, तो आपकी पूरी लाइफ का अगर मैं निचोड़ मांगू, जी। तो वो अगले 5-10 मिनट में आप बताइए कि क्या है जीवन, कैसा होना चाहिए जीवन, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया। मतलब ये जो बात इसके बाद होगी वो साहिल पटेल की। आ, सिद्धार्थ, मेरा मेन यही चीजें हैं कि मैंने बहुत अप डाउन्स देखे हैं, और उसमें मुझे लाइफ में थ्रिल भी बहुत मिला, कि अप्स डाउन्स, अप डाउन्स बहुत रहे, बहुत चीजें मिली मुझे, मैंने उसको ग्रांटेड ली। मतलब जो मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही थी, खुद से आ रही थी, खुद से मुझे प्रेजेंट हो रही थी, मैंने बहुत ज्यादा लेट इट गो करा, उनको ग्रांटेड लिया। मैं एक ऐसी स्टेज में आया जब मुझे कुछ चीजें नहीं मिल रही थी, और फिर मैं उस चीज के पीछे भागा जो मुझे निग्लेक्ट कर रही थी। मतलब जैसे मैं पहले ग्रांटेड ले रहा था, फिर उनने मुझे, चीजों ने मुझे ग्रांटेड लिया, फिर मैं वो चीजों की अहमियत समझ पाया कि आपको जब चीजें, जो चीजें मिल रही हैं उसको आपको ले लेनी चाहिए, ग्रांटेड वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। और अपने अनुभव जो आप फील कर रहे हो, जो अंदर से आप फील कर रहे हो, आप लोगों से एक्सप्रेस करो। बच्चे आते हैं, 20, 25, 30 साल के बच्चे आते हैं, बहुत मेरे छोटे भाई लोग हैं, वो, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप जैसा भी फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप निराश फील कर रहे हो, अपने लोगों से एक्सप्रेस करो, अपने माँ बाप से एक्सप्रेस करो, अपने दोस्तों से एक्सप्रेस, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वेदर वो आपको जज कर रहा है, वेदर वो आपको कुछ भी बोले, बट आप अपने अंदर की चीज अगर उसको बोल सकते हो, तो आप वहीं पे 90% रिलैक्स फील करोगे, आप ठीक फील करोगे। वेदर आप उसको पता है, दुनिया हंसेगी, जैसा फील करे करने दो, बट आप चीजों एक्सेप्ट बोलो और वो चीजों को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे। तो मेरा यही चीज है, और एडिक्शन से रिलेटेड भी यही है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एडिक्टेड है। आपको जब फील हो रहा है कि ये शौक, शौक से चीजें चीजें कब नशे में तब्दील हो गई हैं, उस बीच में आपको अगर कभी लग रहा हो कि नशे की तरफ ही जा रहे हैं, आप तुरंत एक्सेप्ट करो, अपने घर वालों से बात करो,
और आप उनसे सलाह लो कि मम्मी पापा मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए, और मुझे इस चीज से आगे निकलना है, इन चीजों से बढ़ना है आगे। इसलिए फिर आपने सुना कि लोगों को नशे से बाहर लाया नशे से दूर लेके आए हम, उनके जीवन में एक नया मतलब उजाला लेके आए, अंधेरे वाले जीवन में उजाला लेके आए और उनको एक नई दिशा में लेके गए। तो ये साहिल पटेल जी थे। अब पूरी बात का सार जो आज हमने पूरा दिन यहाँ पर दिया, निवारण। निवारण नाम है भैया की संस्था का, जबलपुर से रन करते हैं, 5 सालों से काम कर रहे हैं। अगर चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, बिजनेस टाइकून बन सकते थे, लेकिन समाज से जो लिया तो समाज को देना जरूरी समझा, समाज के लिए कुछ करना जरूरी समझा। अब अगला मुद्दा ये है कि नशा क्यों, जो मुझे समझ में आया, जो मैं कोशिश करता हूँ आसान भाषा में आपको बताऊं। नशा एक्चुअल में फिजिकली प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अगर सोचोगे कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, आप उसे जंजीरों से बांध दो। साहिल भाई के साथ पूरा दिन बिता के मुझे ये समझ में आया कि नशा मेंटल इशू है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप चीजें स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आप नशे को चुनोगे। आपको चुनना पड़ेगा, या तो आप स्वीकार चुनोगे या तो आप नशा चुनोगे। तो स्वीकार को चुनिए, नशे को बिल्कुल नहीं चुनिए। सोमरस जब बना था तो शायद हो सकता है हवन सामग्री या किसी पूजा पाठ के लिए, या मैंने तो ओशो की बहुत सारी कहानियों में ये भी सुना है कि जैसे आदमी ने पहली बार शराब बनाई, वो ध्यानी व्यक्ति था। तो जीवन में जहर जो है, जीवन का जहर हमेशा अति है। अति सर्वत्र वर्जिते। किसी भी चीज की आदत को शौक रखो, आदत ना बनने दो। साहिल भैया के साथ पास हम फिर से आएंगे। कैमरे के यहाँ आप देख रहे थे देव सिद्धार्थ को, कैमरे के उस तरफ उपांशु श्रीवास्तव है। देखते रहिए किस्सा कोई, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।